आज आपका फिर से पीआरएस टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो बहुत ही रोचक है और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पाठ है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कई कहानियां लिखी हैं और अगर आपको भारत का एक सजीव और सचित्र दर्शन करना हो तो आप प्रेमचंद जी को अवश्य पढ़ें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। विद्यार्थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस कहानी के संबंध में जो मुख्य जानकारियां थी उन जानकारियों से अवगत कराया था। आज अब इस कहानी की मैं विस्तृत व्याख्या के साथ पूरा अध्ययन कराने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और इस तरह आप अपना जो अध्ययन है उसमें सुधार कर सकें, आप अपनी शंकाओं को दूर कर सकें। मेरा प्रयास यही है कि मैं आप तक आपकी परेशानियों को कम करने के तरीके बता सकूं और आप अपनी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके अपने प्रदर्शन को सुधार कर सकें। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस पाठ को, दो बैलों की कथा। विद्यार्थियों, लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में कई जानवरों के उदाहरण दिए हैं और उन जानवरों के उदाहरणों द्वारा कुछ नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी स्पष्ट किया है और साथ ही मनुष्य को भी एक प्रेरणा प्रदान की है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे का उदाहरण स्पष्ट किया है और गधे के संबंध में बताया है कि गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को हम पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहें, यानी बिल्कुल प्रथम श्रेणी में एक बेबाक हम उसे कह दें कि अरे तुम तो बेवकूफ हो, तो जब हम उसे कहना चाहते हैं तो उसी का पर्याय शब्द या समानार्थी शब्द गधा, हम गधे शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि गधा वास्तव में बेवकूफ है या उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दी गई है। पदवी शब्द का अर्थ होता है स्थान। यहाँ पर निरापद शब्द का अर्थ है सुरक्षित और सहिष्णुता शब्द का अर्थ होता है सहनशील। इस आधार पर ये जो विशेषण गधे के लिए दिए गए हैं, निरापद और सहिष्णु, तो ये इस आधार पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि गधा वास्तव में बेवकूफ है। अगर हम गधे की क्रियाकलाप देखें, उसकी कार्यशैली देखें, तो यह कहीं से भी निश्चित नहीं हो सकता। इसके पश्चात प्रेमचंद जी ने जो दूसरा उदाहरण दिया वो गाय का दिया है। गायों का एक प्रमुख गुण होता है सींग मारना। गाय सींग मारती है, अगर कोई भी उनके आसपास जाता है तो वो उसे सींग मारती है। लेकिन एक उदाहरण दिया ब्याई हुई गाय। ब्याई हुई गाय उसे कहते हैं जिसका बछड़ा होता है, अर्थात जिसका बच्चा होता है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, अनायास ही अर्थात बिना प्रयास के ही। जो उसका जो ब्याई हुई गाय होती है उसका स्वभाव है कि अगर कोई भी उसको छेड़ता है, उसके आसपास जाता है, तो मानो जैसे वो सिंघनी के समान आक्रामक रूप धारण कर लेती है। एक और उदाहरण लेखक ने दिया है वो है कुत्ते का।
तो विद्यार्थी, आप कुत्ते के विषय में तो जानते होंगे कि कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर होता है और अपने मालिक की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान भी दे देता है। लेकिन कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। यहाँ पर गरीब शब्द का तात्पर्य ये है कि आपने ये देखा होगा कि जिनके घरों में कुत्ते हैं, तो अगर कोई भी कुत्ते के सामने अगर बैठकर कोई भी चीज कोई खा रहा है, यद्यपि कुत्ते को पहले दे दिया गया है, वो खा चुका है और उसका पेट भरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसी ललचाई हुई नजर से देखता है उस खाने जो व्यक्ति खाना खा रहा है या कोई भी चीज खा रहा है, ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत ही बेचारा हो। लेकिन कुत्ते को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। यानी कुत्ते सहनशीलता का जो गुण बताया जा रहा है वो न तो बहुत अधिक गाय में दिखाई देता है और न बहुत अधिक कुत्ते में दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो गधा है, गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आया कि गधे को बहुत ही गुस्सा आया हो। मनुष्य जितना चाहे गधे के साथ बुरा व्यवहार कर ले, उसको बुरा खाना दे दे, अर्थात चाहे सड़ी हुई घास दे दे, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। असंतोष शब्द का अर्थ होता है असंतुष्टि, दुख। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हूँ। यहाँ कुलेल करना शब्द का अर्थ है क्रीड़ा करना। जब कोई जानवर खुश होता है तो जब वो क्रीड़ा करता है तो उसे कुलेल करना कहते हैं। लेखक ने बताया कि शायद ही कभी गधा प्रसन्न मुद्रा में हो और वह क्रीड़ा करता हो। स्थायी रूप से एक विषाद उसके चेहरे पर स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद शब्द का अर्थ उदासी। सुख दुख हो, चाहे हानि हो या लाभ हो, कोई भी स्थिति हो, कभी भी गधे का बर्ताव बदलता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन आदमी जो मनुष्य है वो उसे बेवकूफ कहता है। तो हर स्थिति से सामंजस्य स्थापित करने वाला जो प्राणी है, उस प्राणी को ये मानव जाति बेवकूफ की संज्ञा प्रदान करती है। ऋषियों मुनियों में भी जितने गुण होते हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है अंतिम स्थान, यानी जिसके बाद और कोई स्थान न बचता हो, श्रेष्ठतम स्थान। लेकिन आदमी उसे बेवकूफ कह रहा है। क्यों बेवकूफ कह रहा है? कि सद्गुणों का अनादर कहीं नहीं देखा है। जितना अनादर सद्गुणों का भारत में होता है। अब आगे के कुछ ऐसे प्रकरण लेखक बता रहा है जिनसे ये बात स्पष्ट होगी कि सद्गुणों का जितना अनादर यहाँ होता है, अर्थात हमारे यहाँ होता है, तक कहीं भी नहीं देखा जाता। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त तो नहीं है। लेखक ने बताया कि अगर जो सीधापन है, सरलता, वो संसार के लिए उचित तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही छल, दंभ, द्वेष आदि गुणों से युक्त हैं और वो सीधे और सरल व्यक्ति का लाभ उठाते हैं। उसको उसके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन करते हैं। यही लेखक ने आगे बताया है कि भारतवासियों, देखिए ना, एक उदाहरण दिया। ये बात उस समय की है जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे उनके साथ वहां बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है।
और क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा? यानी भारत के लोग सीधे साधे हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, किसी के जीवन में या किसी की कार्य व्यवस्था में वो दखलंदाजी नहीं देते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये उसी का परिणाम है कि दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है और अमेरिका में तो उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। कुछ समय पूर्व की घटना है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उससे और उन्होंने अमेरिका जाने का प्रयास किया था। तब उस समय उन्हें अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला था, अर्थात अमेरिकी सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी थी। लेकिन तो उस समय यही है ना कि तब सरलता पूर्वक उन्होंने वहां जाने का प्रयास किया। लेकिन आज की स्थिति में देखिए परिवर्तन आया, जब भारत शक्तिशाली बन गया है, भारत की स्थिति में सुधार हो रहा है, तब आज की स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, अमेरिकी सरकार के द्वारा कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी को अमेरिका दौरे का मौका दिया गया और वो उस देश में कई बार जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस उदाहरण के द्वारा मैं भी ये बताना चाहती हूँ कि सरलता से कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानना बहुत ही आवश्यक है। अब लेखक ने ये बताया कि जो भारतीय हैं वो शराब नहीं पीते और जो पैसा वो कमाते हैं वो उसे अपना जो बुरा समय है उसके लिए वो बचा कर रखते हैं। अर्थात एक भारतीयों में एक बहुत ही अच्छी आदत है कि वो जितना भी धन अर्जित करते हैं अपनी आमदनी के रूप में, उस आमदनी का कुछ हिस्सा वो बचा कर जरूर रखते हैं कि अगर कभी आवश्यकता पड़े तो उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन और क्या करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते नहीं। अगर उन्हें कोई कुछ कहता भी है तो वो भी उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बदनाम है, फिर भी वो बुरे हैं, कुख्यात हैं, कुप्रसिद्ध हैं। बदनाम शब्द का अर्थ है कुख्यात, कुप्रसिद्ध। कहा ऐसा जाता है, यानी विदेशों में जो विदेशी लोगों की धारणा है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। वहां की जो सभ्यता और संस्कृति है उसके अनुसार उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जो भारतीय हैं वो जीवन के आदर्श को निम्न स्तर पर पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब लेखक ने ये बताया कि क्या अगर भारत के लोग करें, किस तरह की वो कार्यशैली को अपनाएं, किस तरह का वो व्यवहार करें जिससे वो अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं या वो अपना आत्मसम्मान बनाए रख सकते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना यह एक मुहावरा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात जैसा व्यवहार करे उसको उसी रूप में उसके साथ व्यवहार करना। अगर कोई आक्रमण करे तो उस पर आक्रामक प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करना। अगर भारतीय भी ये बात सीख जाते, इस तरह का व्यवहार सीख जाते, तो क्या होता कि शायद वो भी आज सभ्य कहलाने लगते। लेखक उस समय की बात कर रहा है जिस समय भारतीयों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी और जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीयों को काले काले लोग कहते थे और उनका अपमान करते थे। तो लेखक ने कहा कि अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, अर्थात जो दुर्व्यवहार करे उसके साथ वो भी उसको सबक सिखाते, तो वो भी आज सभ्य बन जाते। उदाहरण दिया जापान का।
जापान की मिसाल सामने है। जापान इसका उदाहरण है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य का शाब्दिक अर्थ है गिनती होना। तो जापान ने प्रतिक्रिया की और आज जापान विकास के चरम शिखर पर पहुंच चुका है, ये आप सभी जानते होंगे। आगे लेखक ने उदाहरण दिया है एक और जानवर का, जो है बैल। यहाँ से आगे चलकर बैल के विषय में लेखक बताएगा और फिर उसके बाद कहानी की शुरुआत होगी। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है, लेकिन वह उससे थोड़ा कम गधा है। अर्थात वो भी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, वो भी मूर्ख है। लेकिन जिस अर्थ में गधा शब्द का प्रयोग किया जाता है, गधे की तुलना में वो थोड़ा सा समझदार है। अर्थात बैल में भी आप ये समझिए कि विरोध करने का गुण, गुस्सा प्रकट करने का गुण है। और वह जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो बछिया का ताऊ शब्द है, यह गधे का ही पर्याय शब्द है। बछिया बछिया क्या होता है? बछिया होता है गाय का बच्चा। और तो कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। लेखक ये बता रहे हैं, कुछ लोगों का मानना यह है कि जो बैल है वो जो बेवकूफ है उनमें भी श्रेष्ठ है, मूर्ख मूर्खों में भी श्रेष्ठ है। एक कहावत है ना, अंधों में काना राजा। तो बहुत सभी अंधे हैं, लेकिन उनमें भी एक काना है, तो वो उनसे तो श्रेष्ठ ही है। वही हाल यहाँ पर ये जो बैल है उसके विषय में लेखक बता रहा है। लेकिन लेखक ने ये कहा कि मेरा विचार ऐसा नहीं है। लेखक ने ये बताया कि वो ये स्वीकार नहीं करता कि बैल बहुत सीधा साधा जानवर है, सहनशील है। उसका कहना है कि बैल यदि वे बेवकूफ उसे कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक उसे बेवकूफ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी कभी मारता है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, यानी कभी कभी वो अड़ियल व्यवहार भी करता है। अड़ियल शब्द का अर्थ होता है कि अपनी जिद पकड़ लेना और उस जिद को न छोड़ना। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष वह प्रकट करता है, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी गधे गधा शब्द का प्रयोग जहाँ जो लेखक ने किया है वो ऐसे लोगों के लिए किया है कि जिन पर कितना भी जुर्म किया जाए, उन्हें कितना भी प्रताड़ित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उफ तक नहीं करते। अर्थात तो विरोध का भाव उनके हृदय में दूर दूर तक उत्पन्न नहीं होता। वो हर परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। अब आगे जो कहानी है, उस कहानी के एक पात्र हैं झूरी। झूरी जो बैलों का मालिक है और यह काछी जाति का है। इसके दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के। पछाई जाति ये शब्द का अर्थ है पशुओं की एक विशेष नस्ल। ये दोनों बैल देखने में सुंदर हैं, काम में चौकस का अर्थ होता है दुरुस्त, और डील में ऊंचे। डील का शब्द का अर्थ होता है शरीर, और शरीर से ऊंचे हैं, अर्थात उनका कद भी ऊंचा है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। ये दोनों बैल एक साथ रह रहे थे तो उनमें भाईचारे की भावना विकसित हो गई। कभी तो दोनों आमने सामने बैठते या कभी आसपास बैठते और एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, अपने मन की बात करते थे, अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे।
ये दोनों बैल एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे, यह हम नहीं समझ सकते। यदि इन पशुओं में जो एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वो अपने साथी की भावनाओं को बिना बोले ही समझ सकते हैं, यह बात मनुष्यों में नहीं है। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति है, गुप्त शब्द का अर्थ होता है छुपी हुई। ये कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात मनुष्य में इस तरह की शक्ति नहीं पाई जाती है कि वो बिना बोले ही अपने सामने वाले की भावनाओं को समझ सके। अब ये दोनों क्या करते कि किस तरह अपने प्रेम को एक दूसरे के प्रति प्रकट करते। दोनों एक दूसरे को कभी कभी चाटते तो कभी सूंघते और इस प्रकार से अपना प्रेम व्यवहार प्रकट करते। कभी कभी क्या करते कि दोनों सींग मिला लेते और कभी क्या करते कि विग्रह के नाते से नहीं, लेकिन जब वो सींग मिलाते, वैसे तो सींग मिलाना होता है आक्रामक मुद्रा, लेकिन वो ये दोनों बैल जब आपस में अपने सींग मिलाते तो उसमें आक्रामकता का भाव नहीं होता, उसमें प्रेम का भाव होता। विग्रह का भाव नहीं होता। विग्रह शब्द का होता है अर्थ है अलगाव। ये दोनों केवल विनोद के भाव से, विनोद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी, आनंद, और ये आत्मीयता के भाव से ये जो दोनों आपस में सींग मिलाने की क्रिया करते वो था अपनेपन को प्रकट करने के लिए। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। धौल धप्पा होते हैं जैसे जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो उनमें घनिष्ठता होती है, तो पीठ पर हाथ मार देना, तो कभी हाथ के पंजों को हथेली से किसी के सिर पर हल्का सा आघात करना, इसे कहते हैं धौल धप्पा। इसके बिना अगर इस तरीके का व्यवहार ना हो तो ऐसा लगेगा कि दोस्ती हल्की है, फीकी है, दोस्ती में फुसफुसाहट है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन लेखक ने कहा कि जरूरी नहीं है कि इस तरह के क्रियाकलापों से ही दोस्ती का मापदंड निर्धारित होता है। जिस वक्त ये दोनों बैल, झूरी किसान था तो बैलों को कभी हल में जोतता तो कभी बैलगाड़ी में जोतता। तब जब ये हल में जोते जाते, बैलगाड़ी में जोते जाते, तब क्या होता कि ये दोनों अपनी गर्दन को हिला हिला कर चलते और उस वक्त एक दूसरे की यही चेष्टा होती। चेष्टा शब्द का अर्थ है प्रयास। यही प्रयास होता था कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उसी के कंधे पर रहे। यहाँ पर ये भाव है कि एक बैल दूसरे बैल के प्रति इतनी आत्मीयता रखता है कि वो उसके हिस्से का भार भी स्वयं वहन करना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा दिन भर के बाद जब दोपहर में या शाम को दोनों बैलगाड़ी से या हल से खोले जाते तो ये दोनों एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान को मिटाते थे। नांद में खुली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नांद एक मिट्टी का बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें जानवरों को चारा दिया जाता है, उनको घास और भूसा ये सब उनके लिए रखा जाता है। तो नाद में जब भूसा और घास ये सब डाल दिया जाता तब दोनों क्या करते कि एक साथ ही नाद में मुंह डालते और फिर जब वो चारा खा लेते तो साथ में ही बैठते थे। अगर चारा खाते समय एक अपना मुंह हटा लेता तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था, अर्थात वो एक जैसा व्यवहार करते थे। इतनी उनके अंदर आत्मीयता थी कि अगर एक आगे बढ़ता तो दूसरा भी आगे बढ़ता, अगर एक आगे नहीं बढ़ता तो दूसरा भी आगे नहीं बढ़ता।
नहीं, भार अगर भार लेने की बात थी तो वो ये चाहता था कि एक ही अधिक भार को वहन कर ले। अगर चारा खाना होता तो ऐसा नहीं कि एक अगर चाहता तो वो ज्यादा खा लेता और दूसरा भूखा रह जाता, ऐसा नहीं होता। वो दोनों ही साथ साथ खाते, साथ साथ रहते और साथ साथ बैठते थे। संयोग की बात यह है कि झूरी ने एक बार अपने ये जो बैल थे, बैलों की जोड़ी, गोई गोई शब्द का अर्थ होता है बैलों की जोड़ी, दोनों बैल, इनको अपने ससुराल भेज दिया था। अब बैलों को तो वहां भेजने का कारण मालूम नहीं था कि उन्हें वहां पर किस लिए भेजा जा रहा है। वो समझे, इन बैलों को ये बात समझ में आई कि इनके मालिक जो झूरी है उसने इनको बेच दिया है। अपना यूं इस प्रकार बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब जब इन बैलों को इस तरह का व्यवहार अपने मालिक का अच्छा नहीं लगा या बुरा लगा हो, ये किसी को पता नहीं। लेकिन यह झूरी का जो साला था उसका नाम था गया प्रसाद। वो जब इन बैलों को वो अपने घर तक ले गया तब उसे दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना एक मुहावरा है और इसका अर्थ यह है कि किसी कार्य को करने में बहुत अधिक परिश्रम का होना। अब ये लोग क्या करते हैं कि पीछे से जब गया प्रसाद इनको हाँकता तो ये दोनों कभी दाएं भागते तो कभी बाएं भागते और पगहिया पकड़कर आगे से खींचता। पगहिया वो जिसमें जानवरों को बांधा जाता है, उस रस्सी को कहा जाता है। तो गया प्रसाद जब उस रस्सी को पकड़कर इनको आगे से खींचता तो ये दोनों पीछे की तरफ जोर लगा देते, अपने पैर मानो पीछे की तरफ खींच लेते हो। अगर गया प्रसाद इनको मारता तो दोनों सींग नीचा करके हुंकारते। हुंकारना का अर्थ होता है क्रोध पूर्ण अपने मुंह से सांसें निकालना। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते। लेखक ये कह रहा है कि इन बैलों का बर्ताव इस प्रकार का था कि उसे ऐसा लगा कि अगर मानो अगर ईश्वर ने इन बैलों को शब्द क्षमता दी होती, अर्थात बोलने की शक्ति दी होती, तो वो ये झूरी से पूछते, अपने मालिक से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमें अपने घर से दूसरी जगह भेजने का क्या कारण है। अब ये बैल क्या सोच रहे हैं, इस बात को लेखक बता रहा है कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर शब्द का अर्थ होता है कोई कसर नहीं उठा रखी। कसर ना उठाना, कमी होना। नहीं, हमने तो कोई कमी नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। बैलों का अंतर मन में जो भाव उठ रहे हैं अपने मालिक के प्रति, वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके काम से वो संतुष्ट नहीं था तो वो और काम ले लेता। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। कबूल शब्द का अर्थ है स्वीकार। बैलों ने कहा कि हमने तो कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं की। जो भी रूखा सूखा चारा घास दे दिया, घास भूसा दे दिया, उसी को खा करके वो संतुष्ट हो जाते थे। कभी असंतोष का भाव प्रकट नहीं किया। फिर भी हमें अपने घर से दूसरी जगह क्यों भेज दिया? फिर तुमने हमें जालिम के हाथों क्यों भेज दिया? जालिम शब्द का अर्थ होता है क्रूर या निर्दयी। यहाँ पर गया प्रसाद के लिए जालिम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि गया प्रसाद इन बैलों को अपने घर ले गया। उसने पहले दिन रास्ते में ही इन बैलों को मारा। दूसरी तरफ उसका जो बैलों का जो मालिक था झूरी, वो कभी भी अपने बैलों को मारता नहीं था। शाम हुई और दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए, अर्थात गया प्रसाद के घर पहुंच गए।
दिन भर दोनों को कुछ खाने को नहीं मिला था, इसलिए वो भूखे थे। लेकिन जब नाद में लगाए गए, अर्थात जब नाद में उनके सामने उनके खाने के लिए भोजन डाला गया, भूसा और घास डाली गई, तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। तब हीरा या मोती किसी ने भी उस चारे को खाने का प्रयास नहीं किया। और दिल भारी हो रहा था। दिल भारी होना मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। और दोनों दुखी हो रहे थे। क्यों? जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। विद्यार्थियों, जो जानवर जिस घर में रहता है, उस घर के प्रति, उस घर के लोगों के प्रति उसके हृदय में अपार प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वही हाल इन बैलों का भी था। तो ये बैल ही सोच रहे थे कि वो जिस घर में रह रहे थे उसे वो अपना घर समझ रहे थे, और वो घर आज उनसे छूट गया है। आज वो दूसरी जगह पर आ गए हैं, इसलिए वो दुखी हो रहे थे और उन्होंने चारा भी नहीं खाया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते हैं। बेगाना, बेगाना शब्द का अर्थ होता है अपरिचित। तो जब कोई भी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, जब नई जगह पर जाता है, नए स्थान पर जाता है, तो उसे वहां सब कुछ नया नया लगता है, सब कुछ बदला हुआ लगता है, और उसके साथ में उसको अपना समझने में काफी समय लगता है। अब जब ये दोनों बहुत दुखी हो रहे थे, तो इन दोनों ने आपस में अपनी ही मूक भाषा में, तो बैल बोल तो सकते नहीं, तो इन्होंने अपनी ही भाषा में एक सलाह की। क्या सलाह, कैसे? और सलाह करते समय जो उनकी मुद्रा थी वो किस तरह की थी? तो एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखी, कनखी शब्द ये जो आंख होती है, तिरछी नजर से देखता है। तिरछी नजर से देखना, ये कान का जो आखिरी आंख का जो आखिरी हिस्सा है, तो तिरछा करके जब देखे उसे कनखी कहा जाता है। आंख के किनारे से देखना। और फिर दोनों बिना खाए पिए ही लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता अर्थात जब सभी लोग सो गए, तब क्या हुआ कि दोनों ने जोर लगाकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे, पगहे शब्द पहले भी बताया, उसका अर्थ है रस्सियां जिसपे जानवरों को बांधा जाता है, और घर की तरफ चले। जिन रस्सियों में इन्हें बांधा गया था, उन रस्सियों को इन्होंने तोड़ दिया और अपने घर की ओर चल दिया था। झूरे के घर पहुंचने के लिए चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, जो रस्सियां थी वो बहुत ही मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। गाय प्रसाद ने इस तरह की रस्सियों में इन बैलों को बांधा था कि सामान्य रूप से उन रस्सियों को तोड़ना किसी भी बैल के लिए संभव नहीं था। लेकिन इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। दूनी शब्द का अर्थ है दो गुनी। जब इन बैलों को बंधन में रखा गया और इनका मन दुखी था, इनके मन में आक्रोश का भाव था, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मानो इनमें दोगुनी शक्ति आ गई हो, और एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। और इन्होंने पूरी ताकत लगाई, और पूरी ताकत लगाने के कारण वो रस्सियां टूट गई और ये आजाद हो गए, भाग गए अपने मालिक के घर। सुबह जब हुई तब ये अपने मालिक के घर पर थे। झूरी जब सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े। चरनी, चरनी जहां पर जानवरों को बांधा जाता है और उनके खाने, एक सीमेंट की या मिट्टी का चौकोर ऊंचाई पर एक हिस्सा बना दिया जाता है जिसमें चारा रखा जाता है जानवरों के खाने के लिए, उसको चरनी कहा जाता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव, गराव शब्द का अर्थ वही रस्सियां हैं जो उनके गले में लटक रही थी। दोनों बैलों के पांव कीचड़ में सने हुए थे।
और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। यद्यपि उन दोनों के मन आंखों से विद्रोह भी था, लेकिन उस विद्रोह में भी एक प्यार झलक रहा था। वो प्यार इसलिए था कि वो दोनों अपने मालिक के पास वापस आ गए थे। जब झूरी ने इन बैलों को वापस आया हुआ देखा तो वो स्नेह से गदगद हो गया। गदगद होना मुहावरा है, इसका अर्थ है प्रसन्न होना। झूरी दौड़ा और दौड़कर उसने उन दोनों को अपने गले से लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी जो झूरी था वो बैलों को उसके अपनी बाहों में मानो समेट रहा था, उनको चूम रहा था, उनको अपने गले लगा रहा था। और यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। स्वाभाविक है लेखक को यह दृश्य बहुत ही सुंदर इसलिए लगा क्योंकि इस दृश्य के माध्यम से मनुष्य और पशुओं का जो अगाध प्रेम है वो प्रकट हो रहा था। इस घटना के समय गांव के जो अन्य बच्चे थे वो सब आसपास एकत्र हो गए और वो तालियां बजा रहे थे और तालियां बजाकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन बैलों का स्वागत कर रहे हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। इस तरह का व्यवहार गांव में मानो पहली बार कोई भी व्यक्ति अपने बैलों के साथ कर रहा था, इसलिए यह बहुत ही घटना महत्वपूर्ण बन गई। अब जो बाल सभा थी, बाल सभा यानी बच्चों की सभा, बच्चों का जो झुंड था, उसने निश्चित किया कि वो दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बच्चे थे, बच्चे भी इस घटना से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि जैसे ये जो बैल हैं, जो जैसे एक वीर अपने घर जब वापस आता है तो लोग उसका स्वागत करते हैं, उसी तरह से बच्चे भी इन बैलों की घर वापसी पर उनका स्वागत करने का निश्चय करते हैं। और वो किस प्रकार करते हैं? बच्चे अपने घर से कोई रोटी लाता है, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया और कोई भूसी लाया, अर्थात कुछ न कुछ उपहार के स्वरूप में देने के लिए सभी बच्चे आए। उस एक लड़का था जो उसी सभा में था, उन बच्चों के झुंड में था। उसने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, इतने हष्ट पुष्ट और सुंदर बैल गांव में किसी के पास नहीं होंगे, ऐसा उसने अनुमान अभिव्यक्त किया। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तो तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तो ये तीसरे बच्चे ने एक तर्क दिया कि अरे ये बैल नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले जन्म में आदमी थे, इसीलिए इन्हें सब कुछ अच्छे से जानकारी है और ये अकेले ही वहां से चले आए। ये जो वार्तालाप चल रहा है बच्चों में, इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद शब्द का अर्थ है विरोध। कोई भी जो बच्चों का तर्क दिए जा रहे थे उनका कोई भी विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ झूरी की जो पत्नी थी, उसने जब बैलों को वापस आया हुआ अपने दरवाजे पर देखा तो वो जल उठी, अर्थात उसे बहुत ही क्रोध आया। बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े। नमक हराम तो शब्द एक ऐसा आप शब्द है जिसका अर्थ होता है कि जिसका नमक खाए या जिसके साथ रहे लेकिन फिर भी उसके काम न आए, उसको नमक हराम कहा जाता है। अब जो झूरी है वो झूरी अपनी पत्नी के द्वारा किए गए इस आक्षेप को बर्दाश्त न कर सका और तुरंत बोला नमक हराम क्यों है?
चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब छुरी ने क्या तर्क दिया बैलों के वापस आने का कि वहां पर उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं होगी। स्त्री ने रौब से कहा, रौब शब्द का अर्थ है दबदबा, यानी अपना जो आधिपत्य है उसको बरकरार रखते हुए क्या कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिलाकर रखते हैं। यानी जितनी अपनापन, जितना प्यार तुम दिखाते हो इन बैलों के प्रति, कोई इनके प्रति कहाँ रख सकता है। बाकी सब तो खाली दिखावा करते हैं और पानी पिलाकर ही बैलों को पालते हैं। झूरी, अब छुरी को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो उसने चिढ़ाया, अपनी पत्नी को चिढ़ाकर बोला, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने कहा कि अगर इनको पर्याप्त और अच्छे से प्रेम से खाने को मिलता तो ये भागकर यहाँ वापस ना आते। स्त्री और भी चिढ़ गई, झूरी की पत्नी और भी चिढ़ गई और वो बोली कि भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों की को सहलाते नहीं हैं। छुरी और उसकी पत्नी दोनों में वार्तालाप चल रहा है। दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपने जो मन के भाव है उनको प्रकट कर रहे हैं। तो झूरी की पत्नी बोली कि खिलाते तो सभी हैं लेकिन जब खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, अर्थात जितना खिलाते हैं उसी अनुपात में उनसे काम भी लेते हैं, परिश्रम भी करवाते हैं। लेकिन वे दोनों ठहरे कामचोर, लेकिन ये दोनों बैल तो कामचोर हैं, इनका काम में मन ही नहीं लगता, ये काम से जी चुराते हैं और इसीलिए ये वहां से भाग निकले। अब उसने अपना क्रोध और भी बढ़ गया था, इसलिए उसने कहा कि अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। कि खली और चोकर ये जो भूसा होता है उसमें मिला दिया जाता है। इसको मिलाने के बाद जानवर अच्छी तरह से प्रेम से भूसे को खा लेते हैं। तो अब उसने कहा कि अब इनको ये जो खली है और चोकर है अब ये नहीं मिलेगा। अब ये सूखे भूसे को खाएं, चाहे वो जिंदा रहे या मरे। ये झूरी की पत्नी के भाव थे। वहीं दूसरी ओर क्या हुआ कि झूरी के घर में एक नौकर था जो इन बैलों की देखभाल करता था। उस मजदूर को भी कड़ी ताकीद कर दी गई। ताकीद, ताकीद शब्द का अर्थ होता है हिदायत, आदेश। उसको भी आदेश दे दिया, सख्त आदेश दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। झूरी की पत्नी बहुत ही तेज तर्रार महिला थी। अब झूरी में भी इतना साहस न था कि वो नौकर को यह आदेश दे सकता कि वो बैलों को खली और चोकर भी भूसे के साथ दे दे। नौकर को जैसा आदेश था उसने वही सूखा भूसा बैलों के सामने डाल दिया। बैलों ने जब उस भूसे को खाने के लिए नाद में मुंह डाला तो बिना खली और चोकर के जो भूसा था उसमें कोई स्वाद नहीं था, फीका फीका था, अर्थात वो स्वादहीन था, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। अब बैल ये सोच रहे थे कि इसमें ना तो चिकनापन है, खली, खली ये जो सरसों होती है उससे निकलते हैं, सरसों से तेल निकाल दिया जाता है और तेल निकालने के बाद जो सरसों का जो कचरा बचता है उसे खली कहा जाता है। और चोकर जो आटा होता है गेहूं का या और किसी भी का उससे जो निकलता है मोटा मोटा उसे चोकर कहा जाता है। तो जब ये दोनों कोई भी चीज भूसे के साथ नहीं मिलाएगी तो बैल सोच रहे कि अब वो क्या खाएं और इसे कैसे खाएं। अब आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब ये दोनों बैल हैं, ये एक को उनके मन में उम्मीद जगी कि शायद
थोड़ी देर में कोई आए और उनके भूसे में कुछ मिला दे और जिससे वो उसे खा सकें। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? झूरी की इस बात को सुनकर नौकर बोला, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। मेरी झूरी की पत्नी है, अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे मानो मृत्यु दंड दे देगी, उसको सजा देगी। तो झूरी कह रहा है, चुरा कर डालते। झूरी के इस बात को भी नौकर ने स्वीकार नहीं किया और उसने कहा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, तो इसलिए वो ऐसा काम नहीं करेगा। अब अगले दिन झूरी का साला फिर झूरी के घर आया और बैलों को ले गया। इस बार वो खाली बैलों को नहीं ले गया था, वो जो बैलगाड़ी थी उसमें बैलों को जोत कर ले गया। 2-4 बार मोती ने क्या किया कि गाड़ी को सड़क के खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने उसको मना कर दिया, संभाल लिया। यहाँ इन दोनों बैलों के स्वभाव में यह बताया जा रहा है, जो हीरा है वो समझदार है और सहनशील है। दूसरी तरफ जो मोती है वो बहुत ही गुस्सैल और आक्रामक है। तो जब मोती थोड़ा सा असहनशील हुआ, अधिक क्रोधित हो रहा था, तो हीरा ने स्थिति को संभालते हुए व्यवहार करने के लिए कहा। शाम को जब वे दोनों गया प्रसाद के घर पर पहुंचे तो उन दोनों बैलों को गया प्रसाद ने मोटी रस्सियों में बांध दिया और उसने ये निश्चित कर लिया था कि जो कल ये दोनों बैल अपने मालिक के घर अर्थात झूरी के घर वापस चले गए थे, वह इन दोनों को इस बात का सबक जरूर सिखाएगा। उसने फिर उन बैलों के सामने वही सूखा भूसा डाल दिया और उसके जो और बैल थे, अपने बैल थे, उनको उसने पूरी तरह से जो खली और चोकर आदि सब कुछ मिला करके भूसा दिया। अब ये तो हीरा और मोती को अपना अपमान महसूस हुआ। उनका ऐसा अपमान हुआ हो यह उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया था, क्योंकि झूरी जो था वो उन्हें कभी भी छूता तक नहीं था। फूल की छड़ी से भी मानो उन्हें छूता नहीं था, कभी मारता नहीं था। उसकी जो टिटकार थी, टिटकार शब्द होता है टिक टिक करके, जब किसान लोग बैलों को हल में जोतते हैं या बैलगाड़ी में उनको जोतते हैं तो वो टिक टिक करते हैं और उसी आवाज को सुन करके बैल आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये दोनों बैल तो अपने मालिक झूरी की टिटकार टिक टिक की आवाज सुनकर ही अपना कार्य बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ गया प्रसाद के द्वारा उनको मार खानी पड़ रही है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब बैलों के मन में क्या हो रहा है कि उनका सम्मान आहत शब्द का अर्थ होता है चोटिल होना, सम्मान को ठेस पहुंचना। दोनों के सम्मान को तो ठेस पहुंच ही रही थी। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी थे, दोनों के मन में व्यथा थी और उसके भी बावजूद दोनों को खाने के लिए सूखा भूसा दे दिया गया। सुबह हुई, सुबह गया प्रसाद ने क्या किया कि दोनों बैलों को हल में जोता और जब गया प्रसाद ने इन दोनों बैलों को हल में जोता तो इन दोनों ने मानो कसम खा रखी थी कि वो पैर आगे नहीं बढ़ाएंगे। गया प्रसाद ने इन दोनों को बहुत मारा और वो मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। एक बार गया प्रसाद ने हीरा की नाक पर डंडों से मारा। अब इससे मोती का गुस्सा जो था वो बेकाबू हो गया और वो हल लेकर के भाग गया।
हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अगर इन दोनों बैलों के गले में बड़ी रस्सियां ना होती तो ये गया प्रसाद की हाथ पे ना आते। अंत में हीरा, जब ये दोनों पकड़ लिए गए तो हीरा ने अपना भाव अभिव्यक्त किया कि भागना तो बेकार ही था। लेकिन मोती ने क्या उत्तर दिया? मोती ने कहा कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। ये बात मोती ने बताई कि उससे अब ऐसा लग रहा है कि जो उसने फिर से भागने का प्रयास उन लोगों ने किया है, अब इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मोती कह रहा है ठीक, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमी के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। अब मोती ने कहा, कहो तो दिखा दूं कुछ वजह मैं भी। तो हीरा ने कहा कि ठीक है, जब बैल के रूप में जन्म लिया है तब अगर हमारे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मोती ने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं इन लोगों को मजा चखा दूं। तो जो लोग लाठी लेकर, हीरा ने कहा नहीं, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा, अगर वो मुझे मारेगा तो मैं भी इनको अवश्य ही मारकर गिरा दूंगा। अब एक बहुत ही मूल बात यहाँ पर हीरा ने के माध्यम से लेखक ने अभिव्यक्त की है। हीरा ने कहा नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती ने जब कहा कि तो क्या इनको सबक सिखा दिया जाए, तो हीरा ने कहा नहीं, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। हमारी जाति का धर्म तो सहनशीलता है, कठिन परिश्रम करना है। अब हीरा की इस बात को सुनकर मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। दिल में ऐंठना मुहावरा का शब्द है, दिल ही दिल में क्रोधित होना। गया आ गया और दोनों को पकड़कर वहां से ले गया। अब उसने इतना किया कि अब उसने इन दोनों को उस समय और नहीं मारा, नहीं तो मोती भी आक्रामक हो जाता। उसके जो तेवर थे उस समय देखकर उसे ऐसा लगा कि उसके जो सहायक थे वो ये समझ गए, गया के साथ के जो साथ में लोग आए थे वो ये समझ गए कि इस वक्त पर टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत शब्द का अर्थ है हितकर है, बेहतर है। यानी इस वक्त चूंकि बैलों में भी आक्रामकता का भाव उत्पन्न हो चुका है, अगर इनको और मारा गया तो ये भी उन लोगों पर आक्रमण करके उन्हें चोट पहुंचाएंगे और अपना प्रतिकार प्रकट करेंगे, विरोध प्रकट करेंगे। फिर से दोनों के सामने वही शाम के समय जब ये घर पर आए तो सूखा भूसा डाल दिया गया। सूखा भूसा उन्होंने कभी खाया ही नहीं था, वो चुपचाप खड़े हैं। घर के लोगों को कोई इनकी परवाह नहीं था, सब अपना भोजन कर लिए और उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, उस घर में एक छोटी सी लड़की थी और वो छोटी लड़की चुपचाप निकली और अपने हाथ में वो 2 रोटियां लेकर आई थी। वो इन दोनों बैलों के मुंह में एक एक रोटी खिला करके घर के अंदर चली गई। अब ये दोनों बैल बेचारे जो पूरे दिन से भूखे थे, इस एक रोटी से उनका क्या होना था, लेकिन उनको ऐसा एहसास हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि उस एक रोटी से ही उनकी भूख शांत हो गई है और दोनों के हृदय को मानो पूरा भोजन मिल गया है, अर्थात दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे। अब उन्हें आभास हुआ कि यहाँ पर भी किसी सज्जन का वास है, अर्थात इस घर में भी कोई अच्छा व्यक्ति रहता है। तो लड़की जो थी वो भैरव की थी। भैरव भी गया प्रसाद के घर में ही रहता था। इस लड़की की माँ की मृत्यु हो चुकी थी और जो उसकी सौतेली माँ थी, भैरव की पत्नी, वो इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, वो उसको बहुत ही मारती पीटती थी। यही कारण था कि इस लड़की को बैलों में अपनापन सा लगा और उनके साथ आत्मीयता हो गई, इसीलिए वो चुपचाप 2 रोटियां उन बैलों के लिए लेकर आई और उन्हें खिला करके चली गई। अब दोनों बैल दिन भर तो हल में जोते जाते, इनको मारा पीटा जाता और लेकिन कभी कभी ये
अड़ जाते थे, अर्थात अपना गुस्सा प्रकट करते। शाम को जब थान पर बांध दिए जाते, थान जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है, रखा जाता है, और रात को वही एक नियम हो गया था कि वो लड़की उनको रोटियां खिला जाती। इस लड़की के द्वारा वो खिलाई जाने वाली रोटी इन बैलों को ऐसा लगता था मानो कोई प्रसाद हो, जैसे भगवान का प्रसाद पाकर के मनुष्य संतुष्ट होता है, आनंदित होता है। उसी तरह से इस लड़की के द्वारा खिलाई जाने वाली रोटियां भी इन बैलों को प्रसाद के रूप में लगती थी और ये आनंदित हो उठते थे। दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। जो ये दोनों बहुत कमजोर हो रहे थे, लेकिन फिर भी मन से ऐसा लग रहा था कि वो कमजोर नहीं है, और दोनों के मन में, आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह शब्द का अर्थ होता है विरोध। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, मूक ने चुपचाप बोल तो सब कि अब तो नहीं सहा जाता है। मोती ने हीरा से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि अब इस स्थिति को उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो हीरा ने पूछा, भाई क्या करना चाहते हैं इस स्थिति से बचने के लिए? मोती ने अपना जवाब दिया, एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो वो जो तब हीरा ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी तुम उसके लिए नहीं सोचते हो, उसकी चिंता नहीं है कि वो जो प्यारी लड़की है हमको रोटियां खिलाती है, और ये उसी व्यक्ति की लड़की है जो उस घर का मालिक है। तो अगर तुमने उसे मारा तो वो बच्ची तो अनाथ हो जाएगी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो मोती ने मन ये बनाया तो फिर मालकिन को फेंक दो। अब फिर हीरा ने मना कि अरे वो तो उस लड़की को मारती है, वही तो है जो उस लड़की को मारती है। लेकिन यहाँ एक और नैतिक मूल्य लेखक ने स्पष्ट किया इन बैलों के माध्यम से, कहा औरत जात पर सींग चलाना मना है। तुम तो मर्द हो, पुरुष हो, तो पुरुषों के द्वारा औरतों पर अत्याचार करना भी उचित नहीं है। तुम बैल होकर के स्त्री पर सींग चलाओगे, यह अच्छा नहीं है। तो यह भूल जाते हो, तुम ये बात भूल जाते हो कि औरतों पर प्रहार नहीं किया जाता है। अब मोती झुंझला रहा है, उसके मन में और भी गुस्सा, और वो कह रहा है कि तुम तो किसी तरह यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते हो। तो फिर वो कह रहा है, बताओ तो थोड़ा, जो ये रस्सियां हैं इनको तोड़ करके हम दोनों भाग चले। अब हीरा ने कहा, हाँ ठीक है, यह मैं स्वीकार करता हूँ, किसी को बिना हानि पहुंचाए अगर हम रस्सियां तोड़कर भागने में सफल हो जाते हैं तो हम यह प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये रस्सियां तो बहुत ही मजबूत हैं, मोटी हैं, ये कैसे टूटेंगी? हीरा ने कहा, लेकिन इसका एक उपाय है, रस्सी को पहले थोड़ा सा चबा लो, तो उसके बाद चबाने से वो गीली हो जाएगी, कमजोर होगी और फिर वो तुरंत टूट जाएगी। उसके बाद अचानक घर का दरवाजा खुलता है और वो लड़की बाहर निकल कर आती है। उस लड़की को देखकर दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं, और दोनों उस बालिका का हाथ चाटते चाटते दोनों की पूंछें खड़ी हो जाती है, अर्थात दोनों में कुछ उत्साह आ जाता है। और उस लड़की ने उनके माथे से हिलाए और बोली कि मैं तुम दोनों की जो रस्सियां हैं वो खोल देती हूँ और तुम लोग अब चुपचाप भाग जाओ, नहीं तो यहाँ ये लोग मार डालेंगे। क्योंकि उस लड़की ने बताया कि घर के लोग सलाह कर रहे थे कि इन दोनों को इनके नाकों में नाक डाल दी जाए। नाकों में नाक डालने का अर्थ होता है कि नाक में छेद करके फिर उसमें भी रस्सियां डलवाई जाती थी बैलों को नियंत्रित करने के लिए, जिससे बैल भाग ना सके। अब मोती ने अपनी भाषा में ही हीरा से कहा कि अब चलती क्यों नहीं हो, यहाँ से भाग चलो जब इस लड़की ने हमारी रस्सियां खोल दी हैं। तो हीरा ने कहा कि हम चले तो, लेकिन इस हमारे जाने के बाद इस लड़की पर आफत आ जाएगी, अर्थात इस लड़की पर समस्या आ जाएगी, सब इसी
पर संदेह करेंगे, किसी के विषय में सब शंका करेंगे। लेकिन जैसे वो दोनों बैल वहाँ से भागती हैं तो वो लड़की चिल्लाकर घर वालों को बता देती है कि बैल भागे जा रहे हैं। उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनकर गया हड़बड़ा गया और हड़बड़ाकर अंदर से बाहर निकल कर आया और बैलों को पकड़ने लगा। वो उन दोनों को पकड़ नहीं पाए और उनका पीछा करने लगा। दोनों बैल जैसे उनकी रस्सियां खोल दी गई तो वो और भी तेज भाग रहे थे। अब गया प्रसाद ने चिल्लाना शुरू किया तो गांव के कुछ लोग भी उसके साथ लेने के लिए लौटे। गया प्रसाद लौट आया कि वो गांव के कुछ लोगों को अपने साथ ले ले फिर हो जाए। इस समय इन दोनों हीरा और मोती को भागने का मौका मिल गया। अब ये दोनों दौड़ते चले गए। वो इतना आगे तक निकल गए कि उन्हें यही पता नहीं चला कि वो कितना रास्ता पार कर चुके हैं। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस मार्ग से आए थे वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हें जब वो रास्ते आगे बढ़ते वो बस भागते जा रहे थे, उन्हें नए नए गाँव मिलते जा रहे थे। थोड़ा सा रुक कर वो एक खेत के किनारे खड़े हो गए और सोचने लगे कि अब उन्हें रास्ता भी पता नहीं है, उन्हें किधर जाना चाहिए, वो कैसे अपने घर पहुँचेंगे, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। हीरा ने मोती से कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अपना रास्ता भूल गए हैं, तो तुम भी बेतहाशा भागे, कहीं उसे मार गिराना था। अब हीरा मोती यहाँ पर फिर से आक्रामक रूप अपनाते कह रहा है कि अरे तुम हम लोग वहाँ से भागे बेकार, वहीं पर हम लोग गया को सबक सिखा देते। अब हीरा ने कहा अगर हम उसे मारते तो दुनिया क्या कहती है, अर्थात लोग क्या कहते हैं अगर हम इस तरह का व्यवहार करते। ये मालिक के प्रति कोई भी जानवर विरोध प्रकट करता है तो वह अपना धर्म छोड़ दे। हीरा ने कहा अगर वो अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, कि हमारा तो ऐसा धर्म नहीं है, हमारा जो व्यवहार है वो इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। भले ही वो अपना कर्तव्य भूल जाए, उसे कैसा व्यवहार पशु के साथ करना है वो भूल जाए, लेकिन हमें अपने मालिक के साथ किस तरह का व्यवहार करना है हमें यह भूलना नहीं चाहिए। अब भागते भागते दोनों बहुत ही भूख से परेशान हो रहे थे। जब वो वहाँ पर रुके तो जिस खेत के किनारे वो खड़े हुए थे उस खेत में मटर की फसल लगी हुई थी। वे दोनों उस खेत में घुसे और मटर को खाने लगे, लेकिन बीच बीच में वो आहट ले रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। अब दोनों का पेट भर गया था, दोनों ने मटर खाई, दोनों का पेट भर गया। अब दोनों को आज़ादी का पूरा अनुभव मिल रहा था कि हाँ वो मुक्त हो गए हैं। अब वो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, जब उनका पेट भर गया था सब कुछ हो गया तो उन्हें डकार आ गई। फिर उनको आपस में सीन मिलाने लगे और एक दूसरे को पीछे की तरफ ढकेलने लगे, यानी अपना प्यार प्रदर्शन प्रेम प्रदर्शन अभिव्यक्त कर रहे थे। अब मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया था, यहाँ तक कि वह खाई में भी गिर गया। तब उसे भी तब अब हीरा को भी क्रोध आ गया। जब मोती ने हीरा को क्रोध दिलाने का प्रयास किया तो अब हीरा को भी क्रोध आ गया। वह संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने अनुभव किया कि अरे खेल खेल में उनमें आपस में झगड़ा होने वाला था, तो वह यह सोचकर उन दोनों में आपस में झगड़ा ना हो जाए, दोनों दोस्त हैं, तो वो पीछे हट गए। अब उसके बाद में क्या होता है कि उनके जब वो वहीं पर खड़े हुए थे तो एक सांड, जब वो खेत में है वहीं खेत के किनारे खड़े हुए थे तो एक सांड वहाँ पर दौड़ता हुआ चला रहा था, दौड़ता हुआ बहुत ही गुस्से में भागता हुआ चला रहा था। अब दोनों ने ये निश्चित कर लिया अरे हाँ ये तो सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। अब दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे। बगले झाँकने का अर्थ होता है कहीं किसी के फंस जाने पर इधर उधर से निकल भागने के लिए
रास्ता पूछा। अब सांड भी इतना भारी भरकम था, यानी बहुत ही लंबा चौड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथी। अब इन दोनों को ये लगा कि अगर वो इस सांड से भिड़ गए तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, अर्थात जान जोखिम में डालना जैसा होगा। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती हुई नजर आई। दोनों ये सोच रहे थे कि अगर वो इस सांड का मुकाबला नहीं करेगी तब भी तो वो सांड तो इन्हें मारेगा ही, तब भी ये नहीं बच पाएंगे। तो इन्हीं की तरफ आ भी रहा था और वो सांड भागता हुआ इन्हीं बैलों की तरफ आ रहा था। वो सांड, उसकी जो सूरत थी वो बहुत ही भयंकर थी। मोती ने अब फिर हीरा से शांत स्वर में अपनी वही मूक भाषा में कहा कि अब तो हम दोनों पूरे फंस गए हैं, जान बचेगी। अब उसके मन में प्रश्न उठ रहा था कि क्या हमारी जान बचेगी, तो कोई तो उपाय ऐसा सोचो कि जिससे हम दोनों बच सकें। अब हीरा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अरे ये जो सांड है तो घमंड में भूला हुआ है, इसके मन में तो इतना अधिक घमंड है, तो यह हमारी आज जो विनती न सुनेगा, भाग क्यों नहीं जाए। हीरा ने एक उपाय बताया कि यह अगर हम इस सांड के सामने अगर मामले से विनती करेंगे कि हमें छोड़ दो तो ये हमारी बात तो सुनेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो अपनी ताकत का घमंड है। तो बेहतर यह है कि हम लोग यहाँ से भाग जाए। यहाँ पर इस सांड के द्वारा जो लेखक ने अभिव्यक्त करना चाहा है, वो चूँकि प्रेमचंद स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, तो जो सांड के रूप में उसने अंग्रेज अधिकारियों को भी, कुछ जो क्रूर अंग्रेज अधिकारी थे उनकी तरफ भी संकेत किया है। अब हीरा के मन में विचार आता है कि अगर हम यहाँ से भाग जाते तो भागना तो कायरता है, कि हम तो इससे कायर सिद्ध हो जाएंगे कि हमने अपने आई हुई मुसीबत का सामना नहीं किया, तो फिर यही मरो। अब मोती ने कहा ठीक है फिर तुम यही मरो, बंदा 9-2-11 होता है। अब मोती ने एक बार ये कहा 9-2-11 ना भाग जाने की, वो तो यहाँ से भाग जाता है और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोच जाता। अब फिर से मोती ने कहा कि अगर उसने दौड़ा ही लिया, हम लोग यहाँ से भागने में सफल न हुए, उसने दौड़ा लिया तब फिर क्या होगा। तो उसने कहा कि ठीक है कोई उपाय सोचो। अब उपाय यह है कि उस पर दोनों जन एक साथ चुपते। हीरा ने कहा कि अगर हम दोनों उस पर एक साथ प्रहार करेंगे तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। उसने कहा मैं आगे से रगेदता हूँ। रगेदता शब्द का अर्थ है खदेड़ना, और तुम पीछे से खदेड़ो। जब उस पर दोनों तरफ से मार पड़ेगी तो वह हम दोनों का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाएगा और वह यहाँ से भाग पड़ेगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उस पर प्रहार करना। अब दोनों ने कहा जान तो हमारे जोखिम में है, जोखिम खतरे में, लेकिन इस खतरे से बचने का कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है। अब दोनों दोस्त अपनी जान हथेली पर लेकर लग गए, उस सांड की तरफ लग गए। जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह न करना। सांड को तो संगठित शत्रुओं से लड़ने की तजर्बानी था, यानी जो सांड है उसको जो झुंड में शत्रु होते हैं उनसे लड़ने का उसका अभ्यास होता है। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदि था, और एक शब्द से मल्लयुद्ध का अर्थ होता है कुश्ती। आदि शब्द का अर्थ है अभ्यास। वो एक शब्द से मल्लयुद्ध करने का अभ्यास है। उसे जो ग्रुप में लोग होते हैं, समूह में लोग होते हैं, उनसे लड़ने का उसके पास कोई भी उसे तजुर्बा नहीं था, अनुमान नहीं था। अब सांड उसकी तरफ मुड़ा, जब मोती की तरफ सांड मुड़ा तो हीरा ने उसको खदेड़ा। सांड चाहता था कि वो एक एक करके दोनों को गिरा दे और
शत्रु से मुकाबला करने में उस्ताद थे। उस्ताद शब्द का अर्थ तो कुशल, उसे वह अवसर नहीं दे रहे थे। सांड को पूरी तरह से आक्रमण करने का अवसर नहीं दे रहे थे। अब एक बार जब इस तरह से ये दोनों सांड का मुकाबला कर रहे थे तो इससे सांड बहुत झल्ला गया और झल्ला कर उसने हीरा का अंत कर देने के लिए वो आगे बढ़ा। जब वो सांड हीरा की तरफ आगे बढ़ा तो मोती ने क्या किया, मोती ने उसके पेट में सींग मार दिया। अब सांड बहुत ही गुस्से में आ गया और फिर उसने क्या किया कि वह घूमा तो हीरा ने उसे दूसरे पहलू से सींग चुप दिया। जब वह हीरा की तरफ घूमा तो हीरा ने भी उस पर सींग चला दिया। अब इस तरह से सांड पूरी तरह से घायल हो गया और वो भागने लगा। अब ये दोनों बैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगे और इस तरह सांड वो जहाँ तक वो भागता रहा ये उसका पीछा करते गए और अंत में सांड घायल होकर बेदम अर्थात उसका मानो दम ही निकल गया और वो गिर पड़ा। तब जाकर के दोनों बैलों ने उसको छोड़ा। अब ये दोनों मित्र जो हीरा और मोती ने सांड पर विजय पा ली थी। अब ये बिल्कुल मदमस्त हो रहे थे, झूमते हुए चले आ रहे थे। मोती ने हीरा से फिर से अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डाले, वो सांड को मार देना चाहता था। तो हीरा ने मना किया। हीरा ने क्यों मना किया? उसने कहा कि गिरे हुए बैल पर सींग ना चलाना चाहिए, यानी कोई शत्रु जमीन पर गिर गया है, घायल हो गया है, तब उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। आप घर कैसे पहुंचेंगे बात सोचो। अब मोती फिर प्रश्न कर रहा है कि अब ठीक है सांड का मुकाबला हमने कर लिया तो, लेकिन अब प्रश्न फिर वही है कि अब हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे। अब दोनों को भूख लगी थी बहुत। अब तो निश्चय किया कि पहले कुछ खा ले फिर सोचे। सामने मटर का खेत था नहीं, फिर दोनों उसमें घुस गया। हीरा ने ये भी मना किया कि खेत में मत जाओ, लेकिन वह नहीं माना। अब अभी तक मोती ने 2-4 पेड़ ही खाए थे, लेकिन क्या हुआ कि इतने में ही 2 आदमी लाठियां लेकर आ गए और उन्होंने इन 2 बैलों को घेर लिया। हीरा तो खेत के बाहर पेड़ पे खड़ा था तो निकल गया, लेकिन मोती तो जो खेत में सिंचाई हुई थी, सिंचाई होने से खेत गीला हो गया था और जो उसके खुर थे वो खुर जो पैर होते ना उनमें कीचड़ में मानो धंसने लगे थे। खेत गीला था तो जैसे वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे थे, इसलिए मोती भागने में समर्थ नहीं हो पाया और पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि उसका संगी शब्द का अर्थ तो साथी दोस्त संकट में है तो लौट पड़ा। हीरा देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात बताई जा रही है कि हीरा खेत के बाहर था, मोती खेत के अंदर था। मोती को पकड़ लिया गया। अगर हीरा चाहता तो उसे छोड़कर भाग सकता था, लेकिन वो उसे छोड़कर भागता नहीं है। उसने निश्चय किया कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो दोनों ही पकड़े जाएंगे और इस तरह उस खेत के रखवाले ने उन दोनों बैलों को पकड़ लिया और उन्हें काजी हाउस में बंद करवा दिया। काजी हाउस वह स्थान होता है जहाँ पर उन जानवरों को रखा जाता है वो जो या तो लावारिस होते हैं या किसी के खेत में घुसकर फसल खा जाते हैं, तो उनको वहाँ पर रखा जाता है और फिर उन्हें बाद में नीलाम कर दिया जाता था या बेच दिया जाता था। दोनों मित्रों को इस तरह का पहली बार सांप पकड़ा। सांप का शब्द का अर्थ होता है अवसर। ऐसा अवसर उनके सामने पहली बार आया था जिसका सामना उन्हें करना पड़ रहा था। पूरा दिन बीत गया और उन्हें खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। तो पूरे दिन रात में भागे थे और फिर दिन भर भी भागते रहे, फिर खेत में मटर खाई और सांप से मुकाबला किया, फिर भाग गए। अब उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसा स्वामी है, कैसा मालिक है।
जो काजी हाउस का मालिक है कैसा मालिक है, इससे तो गया। अब वो तुलना करते हैं काजी हाउस के मालिक में और गया में। अब वो ये सोच रहे हैं कि इनसे तो गया ही अच्छा था। वहाँ अब काजी हाउस में अन्य भी जानवर बनते, कुछ भैंसें थी, बकरियाँ थी, घोड़े थे, गधे थे, पर किसी के सामने उन जानवरों को वहाँ खाने के लिए चारा नहीं दिया जा रहा था। सब जानवर जो थे वो मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े हुए थे। ये खाने के अभाव में बहुत ही कमजोर हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मुर्दे पड़े। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। और अब ये जो दोनों दोस्त थे, हीरा और मोती, पूरे दिन ये गेट की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे। टकटकी लगाना का अर्थ होता है लगातार देखना, लेकिन कोई भी उनको उस काजी हाउस में चारा लेकर आता हुआ नजर नहीं आया। अब जब उनको चारा नहीं कहीं से मिला, भूख तो लगी थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो काजी हाउस की दीवार थी उस दीवार को उन्होंने चाटना शुरू किया और इससे मानो उन्हें कुछ संतुष्टि मिल गई। अब दिन तो बीत गया, दिन बीतने के बाद रात आ गई, रात में भी उनको भोजन नहीं मिला। तो अब हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक गई। ये हीरा अभी तक देखिए पूरी इतनी कहानी में हीरा शांत स्वभाव का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हीरा के मन की विद्रोह का भाव जाग गया। वो मोती से बोल रहा है कि अब तो नहीं रहा जाता, अब वो हद हो गई है, अब दो व्यवहार बर्दाश्त तो नहीं हो रहा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण ही निकल जाएंगे, जब उन्हें खाना पानी नहीं मिलेगा तो भूख से वो कमजोर हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। हीरा ने अब मोती को हिम्मत बधाई कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, धैर्य रखो, यहाँ से भागने का हमें कोई उपाय निकालना चाहिए। हीरा ने कहा आओ हम दोनों मिलकर के दीवार तोड़ दें। मोती ने कहा मुझसे तो अब कुछ भी नहीं होता, मुझ में अब ये ताकत नहीं है कि मैं अब दीवार को तोड़ सकूं। अब हीरा ने मोती को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। उसने कहा कि बस इसी बूते पर करते थे, इतनी ही ताकत थी तुमने, इसी पर तुम विरोध करने के लिए आगे बढ़े थे। दया से विद्रोह किया, साठ से विद्रोह किया और इसके बाद भी अब बस इतनी ही तुम्हारी क्षमता थी, सारी अकड़ निकल गई, जो तुम्हारी जितनी सामर्थ्य थी वो सारी क्या निकल गई है, समाप्त हो गई है। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, जो दीवार थी काजी हाउस की वो कच्ची थी। अब हीरा ने क्या किया कि अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और पूरी ताकत लगा दी। उसकी ताकत लगाने से दीवार से एक मिट्टी का टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा निकलकर जमीन पर गिरा। काजी हाउस की दीवार तोड़ने के लिए दीवार पर अपने सींगों से प्रहार कर रहा था और उसके अपने जब वो दौड़ दौड़ कर दीवार पर प्रहार कर रहा था तो इससे दीवार की कुछ मिट्टी गिरने लगी। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए निकला। विद्यार्थी जानवरों की हाजिरी इसलिए ली जाती थी जिससे पता चले कि कोई जानवर बाहर से भाग तो नहीं गया है। चौकीदार ने जब हीरा के इस उजड़तापूर्ण व्यवहार को देखा तो उसने क्रोधित होकर उसकी नाक पर कई डंडे मारे और उसे एक मोटी रस्सी में बांध दिया। मोती जो जमीन पर लगभग निर्जीव सा होकर पड़ा हुआ था, उसने कहा आखिर मार खाई लेकिन क्या मिला? हीरा ने उत्तर दिया अपने बूते भर जोर तो मार दिया, अर्थात उसमें जितनी ताकत थी उसने अपनी ताकत का प्रयोग तो इस दीवार को गिराने के लिए किया। अब मोती ने कहा ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए, अर्थात अपनी ताकत का प्रयोग इस तरह से क्यों करना जिससे कि वह फिर से बंधन में
बंध जाएं, फिर इसी काजी हाउस में बंद कर दिए जाएं। तो हीरा ने मोती की इस बात को सुनकर उत्तर दिया और कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। हीरा में हिम्मत बढ़ती जा रही थी और वो अपने इस तरह से अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। उसका कहना यह था कि उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन वो उनका सामना करेगा और यहाँ से आजादी के लिए निरंतर प्रयास भी करेगा। इसके लिए चाहे उसे जान से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े, अर्थात वो अपनी जान को भी खतरे में डालकर आजादी के लिए प्रयास जरूर करेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। हीरा कह रहा है मोती से कि जरा सोच के देखो कि इस काजी हाउस में जिससे कितने जानवर बंद हैं, ये लगभग मरणासन स्थिति में है। तो अगर ये दीवार टूट जाएगी तो ये सभी आजाद हो जाएंगे। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे, अर्थात बिना खाना पानी के ये सभी जानवर यहाँ मर जाएंगे। मोती ने अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान करते कहा, हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती में थोड़ी सी ऊर्जा का संचार हुआ और वो भी हीरा के इस सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। अब मोती ने भी उसी दीवार पर सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और उसके जब थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो मोती का साहस और बढ़ गया। अब जब उसका साहस बढ़ गया तो फिर वो दीवार में सींग लगाकर जोर लगाने लगा और ऐसे जोर लगा रहा था जैसे किसी प्रतिद्वंदी से लड़ाई कर रहा हो, प्रतिद्वंदी का मुकाबला कर रहा हो। प्रतिद्वंदी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी से या किसी चीज के विरुद्ध होता है, अथवा वह व्यक्ति जो किसी दूसरे से शत्रुता का भाव रखता है। अब क्या वो लगभग 2-2.5 घंटे की जोर आजमाइश के बाद, 2-2.5 घंटे के लगातार प्रयास के बाद दीवार लगभग एक हाथ देते हैं, अर्थात एक हाथ के बराबर दीवार गिराने में ये दोनों सफल हो गए। अब उसने अपनी दूधी ताकत से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। पहले थोड़ी सी गिरी, उसके बाद आधी दीवार ही गिर गई। अब जैसे ही काजी हाउस की दीवार गिरी तो जो जानवर लगभग मानो अधवारे से पड़े हुए थे, उनमें बिल्कुल जान नहीं थी, वो सभी उठ गए और इस तरह घोड़ियाँ दौड़कर भाग गईं, बकरियाँ भी निकल गईं, इसके बाद भैंसें भी वहाँ से चली गईं। लेकिन गधे भी इस काजी हाउस में बंद थे, लेकिन वो अपनी ही जगह पर खड़े थे। हीरा ने जब इन गधों से पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते, तो विद्यार्थियों आप जानते हो गधों ने क्या कहा कि अगर जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। गधों ने इस भाव के द्वारा यह बताया है कि जिसमें हिम्मत नहीं है वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता है। गधों ने सोचा कि अगर फिर से उन्हें पकड़ लिया गया और वो यही सोचकर वहां से भागने का साहस नहीं जुटा पाए। तो एक गधे ने उनमें से कहा कि अगर तो हर्ष क्या है, अभी तो भागने का अवसर है। एक गधे ने कहा कि जो अगर कहीं फिर पकड़ लिए गए तो क्या होगा। तो हीरा ने कहा तो हर्ष क्या है, क्या हर्ष शब्द का अर्थ है नुकसान, क्या नुकसान है, अभी तो भागने का अवसर है, लेकिन इस समय तो तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे पास अवसर है, समय है, तो भागो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो गधे ने कहा हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे ने वहां से भागने का निर्णय शीघ्रता से नहीं लिया। आधी रात से अधिक बीत गई थी। दोनों गधे इसी सोच विचार में पड़े हुए थे कि वहां से जाए या ना जाए। लेकिन जो मोती था
वो अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो उसने हीरा से कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद अभी हम तुम्हें कहीं भेंट हो जाएगी। लेकिन मोती उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझ रहे हो, इतना मतलबी समझ रहे हो कि हम और तुम दोनों एक साथ रहे हैं, लेकिन आज तुम विपत्ति में पड़े थे तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग कैसे चला जाऊँ। हीरा ने कहा, यहाँ अगर रहोगी तो बहुत मार पड़ेगी। लोग सब हीरा ने कहा कि चलो ठीक है, हम इतना तो कम से कम मुझे दिया कि हमने 9-10 प्राणियों की जान बचाने का प्रयास तो किया, वे सब तो हमें आशीर्वाद देंगे। अब ये कहते हुए मोती ने दोनों कदमों को सीनों से मार मार कर गुबाड़े से बाहर खदेड़ दिया, निकाल दिया और अब अपनी बंधु तथा मित्र के पास आकर सो गया। सुबह हुई तो जो काजी हाउस के मुंशी थे और चौकीदार थे वो जो अन्य कर्मचारी थे उनमें तो जैसे खलबली मच गई। और इसको खुद बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कितने परेशान थे कि सारे जानवर काजी हाउस से भाग, बस इतना ही काफी था कि मोती की खूब बराबर थी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। यानी ये इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने मोती के साथ किस तरह का व्यवहार किया होगा कि जब उनके समझ में आया और कि जब उन्होंने देखा कि पूरा काजी हाउस खाली था और सारे जानवर वहां से भाग गए। अब इन दोनों को फिर से बंदी बना दिया गया और 1 सप्ताह तक दोनों उसी काजी हाउस में बंद पड़े रहे। किसी ने इनको चाय का एक तिनका तक भी नहीं दिया था, बस एक बार पूरे दिन में इनको पानी दे दिया जाता और यही उनकी जीने का आधार था। दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि अब वो उठ भी नहीं पा रहे थे और उनकी ठठुरियां निकल रही थी। ठठुरियां जो होती है हड्डियां। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी होती है एक मुनादी करना, पीट कर लोगों को एक जो होता है वाद्य यंत्र जिसको बजा करके लोगों को बताया जाता था, कोई घोषणा कराई जाती थी, उसको डुग्गी कहते हैं। और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी इकट्ठे हुए। अब इन दोनों को बैलों को बाहर निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। लोग उनको देखते, लोग आकर उनको देखते और लेकिन उन दोनों को देखकर उनका मन फीका हो जाता, वो दुखी हो जाते और वहां से चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होगा? ऐसे जो मरियल बैल जो इतने दुर्बल और कमजोर थे, इन बैलों को कौन खरीदना चाहेगा? अचानक ही वहां पर एक दाढ़ी वाला आदमी, दड़ियल जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, ऐसा आदमी आया जिसकी आंखें लाल लाल थी और जिसका जो मुद्रा थी जो देखने में बहुत ही कठोर लग रहा था। और अब वो वहां आया और उसने उन दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली घोटकर मुंशी से बातें कर दी। ये जो कूल्हे, ये बैलों के जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं उसको कूल्हा कहते हैं। तो वहाँ पर उसने हाथ रख के देखा कि उन बैलों में कितना मांस है। उस जो दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा देखकर इन दोनों के जो आंतरिक ज्ञान था, अंतर ज्ञान अर्थात इनके मन का जो ज्ञान था, मन की आंखों से इन्होंने उस आदमी के विषय में जानकारी प्राप्त की और उससे इन दोनों का हृदय कांप उठा। अर्थात ये दोनों डर गए कि अरे वह कौन है और ये उन्हें क्यों टटोल रहा है, क्यों उन्हें देख रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हो। ये दोनों बैल समझ गए कि वह कौन था और दोनों ने एक दूसरे को भीत नजरों से देखा। भीत शब्द का अर्थ होता है डरे हुए। और फिर सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, मोती से गया के घर से नाहक भागी। नाहक शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ। बेकार में वो गया के घर से भागे थे। इससे तो अच्छा था कि वहां पर जान तो सुरक्षित थी, लेकिन अब हमारी जान नहीं बची। अब मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। कहते हैं अश्रद्धा, यानी मोती को यद्यपि विश्वास नहीं था ईश्वर, लेकिन फिर भी उसने कहा
कि मैंने सुना है लोग कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, तो जो भगवान है तो उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आ रही है? भगवान तो भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों ही बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? ये हीरा ने कहा कि एक बार तो भगवान ने हमें उस लड़की के रूप में बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी तो जो कसाई था, यह आदमी कसाई जो जानवरों को काट देता है और ये हम पर छुरी चलाएगा, देख लेना निश्चित। तो हीरा ने कहा क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी जो कुछ भी हमारे शरीर में अक्सर किसी न किसी के तो काम आएगा ही। अब इन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया, बोली लगाएगी और बोली में जो कीमत निश्चित हो जाती है उतनी कीमत लेकर के जो बैल खरीदने वाले दरियल आदमी था उसे सौंप दिए गए। अब दरियल के साथ ये दोनों बैल चलने लगे, लेकिन दोनों अंदर से ही बहुत डरे हुए थे। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते। उनमें उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वो चल भी नहीं सकते थे, लेकिन उनकी मन में इतना भय आ गया था कि वो मारे डर के भागने लगे, भागते जा रहे थे। लेकिन और जरा सी भी चाल अगर उनकी धीमी हो जाती थी तो जो दरियल आदमी था, कसाई था, वो ऊपर उनको डंडा मार देता। अब रास्ते में गए एक रेवड़ हरे भरे हार में चलता दिख रहा है। रेवड़ शब्द का अर्थ होता है पशु का झुंड। रास्ते में जब ये उस कसाई के साथ जा रहे थे तो उन्हें एक पशु का झुंड, एक कुछ हार कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे खेत होते हैं, उस हिस्से को हार कहा जाता है, वहाँ पर चलता हुआ नजर आया। तो वो जानवर जो थे वो चूंकि आज़ाद थे तो खुश थे, स्वस्थ भी थे, चिकने थे, चपल शब्द का अर्थ होता है चंचल थे। कोई उसमें उछल रहा था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर शब्द का अर्थ होता है जुगाली। ये जानवर जब भी चारा खा लेते हैं, पहले तो जल्दी खा लेते हैं, लेकिन फिर खाने के बाद जब वो बैठते हैं तो वो खाली मुंह चलाते रहते हैं और अपने पेट के अंदर का जो भोजन होता है उसको बाहर ला करके फिर से चबाते हैं, उसको पागुर करना कहा जाता है। अब हीरा और मोती ये सोच रहे कि देखो इन जानवरों का जीवन तो बड़ा सुखी है, लेकिन ये कितने स्वार्थी हैं, किसी को भी किसी की चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े हुए दुखी हैं। ये जानवर हमारे विषय में बिल्कुल चिंतित नहीं है कि हम दोनों के प्राण संकट में हैं। अचानक ये दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रास्ता है। वो जिस रास्ते पर आगे जा रहे हैं उन्हें ऐसा लगा कि यह रास्ता परिचित है। हाँ, अब उन्हें अनुमान हो रहा था, हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। अब उन्हें वही जो जिस रास्ते पर जा रहे थे वहाँ जो खेत पड़ रहे थे, वो जो बाग पड़ रहे थे, जो गांव में ले रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अरे ये तो जाने पहचाने हैं। हर क्षण उनकी, अब जब वो आश्वस्त हो रहे थे तो उनकी चाल की जो गति थी वो बढ़ने लगी। सारी थकान और सारी दुर्बलता उनकी गायब हो गई थी। यह लोग अपना ही हार आ गया, अर्थात जो अपना उनके गांव के बाहर का जो भाग था जहाँ वो चलते थे वो हिस्सा आ गया था। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब उन लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ अब वो सही रास्ते पर जा रहे हैं और अब वो अपने घर पहुंच जाएंगे। मोदी ने कहा हमारा गांव घर नगीच आने, नगीच शब्द का अर्थ था निकट, समीप। हीरा बोला, अब हीरा ने कहा हाँ ये तो भगवान की दया है उन पर, मैं तो अब घर भागता हूँ। मोती बोला तो अब ये निश्चित हो गया, अब तो मैं भागता हूँ। लेकिन उसने कहा यह जाने देगा? हीरा ने कहा यह जाने देगा? तो मोती ने कहा इसे मैं मार गिराता हूँ। हीरा ने मना किया, नहीं दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। हीरा ने यहाँ पर भी समझदारी दिखाई, उसने कहा कि नहीं इसको जो कसाई है इसको मत मारो, पहले तो अपने सुरक्षित स्थान, अपने मालिक के जो थान है वहां पर पहुंचो। दोनों उन्मत्त होकर, उन्मत्त शब्द का अर्थ तो मदमस्त, मत वाले होकर के दोनों
बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। कुलेल शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा करते हुए, तब उछलते कूदते हुए। वह हमारा था जब उनको अपना जो घर झूली के घर का बाहर जहाँ पर वो बांधे जाते थे वो जगह, उस जगह पर वो पहुंच गए और उन्होंने कहा अरे तो हम यहाँ आ गए हैं। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दोनों झूली के घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, उस जगह पर जहाँ उनको बांधा जाता था। उन दोनों बैलों के पीछे पीछे वो दड़ियल कसाई भी आ गया और झूरियों के दरवाजे पर बैठा हुआ था और धूप सेक रहा था। बैलों को अपने दरवाजे पर आया हुआ देखकर वो दौड़ा और उन्हें बारी बारी से वो गले लगाने लगा। उन दोनों दोस्तों की आंखों में आनंद के आंसू थे, खुशी के आंसू छलक रहे थे। वो दोनों खुश थे कि अब वो अपने मालिक के पास आ गए। एक झूरी का हाथ चाट रहा था अब, लेकिन दड़ियल ने उसी समय आकर, जो कसाई था वो वहां पर आया और बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूले ने कहा अरे ये तो मेरे बैल हैं। तो उस कसाई ने कहा तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मवेशी खाने में ये बैल थे और इनकी नीलामी हुई, उसके बाद मैंने इन्हें खरीदा है। तो झूले ने कहा मैं तो समझा हूँ चुराए ले आते हो, चुपके से चले। झूले ने उसको कहा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार शब्द का अर्थ है अधिकार। जाकर थाने में रपट करूंगा। रपट शब्द का अर्थ होता है रिपोर्ट, सूचना। मैं थाने में जाकर सूचना दे दूंगा। झूले ने उसको कहा मेरे बैल है, इसका सबूत है मेरे पास, ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, यानी इसका साक्ष्य है, प्रमाण है कि ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, यह इसका प्रमाण है। जो कसाई था उसने झल्ला कर कहा, गुस्से से कहा कि बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के और वो बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त क्या हुआ कि मोती में फिर से गुस्सा जाग उठा और उसने उस पर सींग चला दिया। इससे जो कसाई था वो पीछे हट गया। वो भागने लगा, मोती ने उसका पीछा किया। अब इस तरह मोती ने उस कसाई को वहां से भगा दिया। मोती उसके पीछे गांव के बाहर तक गया और उसको गांव के बाहर खदेड़ दिया। बाहर निकलने पर वह वहां रुका और वहां खड़ा जो दड़ियल था उसका रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। जो वही कसाई था वो झूठी को धमकियां दे रहा था, अपशब्द कह रहा था, पत्थर फेंक रहा था। वो अपना आक्रोश अभिव्यक्त कर रहा था क्योंकि उसने तो वहाँ मवेशी खाने के मालिक को, चौकीदार को पैसे दिए थे। तो जो मोती था वो एक विजयी शूर की भांति, जैसे कि युद्धों में कोई वीर विजयी होता है, फिर जब वो उसकी तरफ वो वहाँ पर रास्ता रोककर उसका खड़ा हुआ था कि जिससे वो कसाई आगे न बढ़ सके। और गांव के जो लोग थे वो इन सबको देख रहे थे और वो हंस रहे थे। कुछ देर के बाद वो कसाई वहां से चला गया। तब मोती वहां गांव के बाहर से अकड़ता हुआ फिर अपने घर वापस आ गया। हीरा ने तो कहा कि मैं तो डर गया था कि कहीं तो गुस्से में आकर उस कसाई को मार न डालूं। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। बेमारे शब्द का अर्थ बिना मारे। मोदी ने कहा कि अगर वो मुझे पकड़ने का प्रयास करता तो अवश्य मैं उसे मार देता, लेकिन अब वो नहीं आएगा। अगर वो दोबारा आएगा तो उसकी दूर से ही खबर लूंगा, ताकि उसको जैसे ही दूर से देखूंगा वहीं से उसको भगाने का प्रयास करूंगा। देखो कैसे ले जाता है। अब हीरा ने कहा जो गोली मरवा दे, अगर मान लो वो गोली चलवा दे तो क्या करेगा? तो कह रहे मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा।
हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। दिव्यत्व कह रहे हैं कि जो हम पशुओं की जान है, अर्थात यहाँ पर उस वर्ग की तरफ भी संकेत लेखक ने किया है जो कमजोर वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उनको लोग मनुष्य ही नहीं समझते। हमारी कोई जान ही नहीं है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, हम सरल हैं, हमारा स्वभाव सरलतापूर्ण है, हम उद्विग्न नहीं होते हैं, हम विरोध नहीं प्रकट करते हैं, जो व्यवस्था है हम उसी में सामंजस्य स्थापित करते हैं, इसलिए लोग हमारा महत्व ही नहीं समझते हैं। थोड़ी देर के बाद ही क्या हुआ कि झूरी ने अपने बैलों को, जो उनके नादे थी, उसमें चारा डाला, खली और भूसा, चोकर आदि सब मिलाकर भर दिया और अब वो दोनों मित्र चारे को खाने लगे। झूरी उन दोनों बैलों को सहला रहा था और वहाँ जो गांव के बहुत कई लड़के थे वो ये सब देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह शब्द का अर्थ उत्साह, मानो हीरा और मोती के वापस आने से संपूर्ण गांव में उत्साह छा गया। उसी समय जो झूरी की पत्नी थी मालकिन, वो भी आती है और वो भी उन बैलों के माथों को चूम लेती है। लेकिन अंत में उस जो महिला कठोर हृदय की थी, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह भी उन बैलों के प्रति अपना भाव प्रकट करती है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने उन भारतीयों की दुर्दशा को भी उजागर किया है जो अंग्रेज़ों के शासन के समय अंग्रेज़ों के द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार और उनके अत्याचार से उत्पन्न हुए थे। भारतीय जो पहले तो उनका विरोध ही नहीं कर पा रहे थे, अपने को निर्बल और असहाय समझ रहे थे, लेकिन जब उन अंग्रेज़ों के अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए, वो उनकी पीड़ा को बर्दाश्त न कर पाए और भारतीयों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगा, तो उससे बचने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया और साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक किया, जिनके परिणाम स्वरूप अंततोगत्वा भारत को आज़ादी की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस पाठ के संबंध में मैंने आपको विस्तृत जानकारी कराई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर भी फॉलो करें। मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इंस्टाग्राम की लिंक है PRSteaching_YT। तो दोस्तों, शीघ्र ही एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए